जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसा लग रहा है डीपीपी बनाने में? आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने डाला हुआ था। हाँ, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि डीपीपी आखिर क्या है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो का स्टार्टिंग का कम से कम 3 मिनट देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर डीपीपी का क्या लफड़ा है। ठीक ना। और उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि डीपीपी को जरूर बनाइएगा, उसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। ठीक ना। जो आज का लेक्चर होगा इसमें भी आपको डीपीपी मिलेगा, इसमें भी आपको कई अच्छे अच्छे टाइप के प्रश्न मिलेंगे। बाकी चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आज का ये क्लास है, वो जो क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारा प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 6 और 7 है, इन दोनों प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। और यही हमारा आज का जो यह वीडियो है, ये प्रश्नावली 1.2 का एंड होगा। ठीक ना, यानी कि दी एंड होने वाला है इस प्रश्नावली का। ठीक, तो देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 6 है वो क्या कहता है। सो देखिए, व्याख्या कीजिए कि आपके पास दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक, प्रश्न का सीधा सा कहने का मतलब है कि आपके पास दो संख्या दी हुई है। हाँ, ये और ये एक संख्या है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए 13 में, 13 को उसमें ऐड कर दीजिए, तो देखिएगा आपको एक संख्या मिल जाएगी, प्रॉपर संख्या मिल जाएगा। तो देखा जाए तो बेसिकली एक संख्या और ये भी एक संख्या है। ठीक ना। तो बस उसको क्या कर दिया, एक्सपांड करके लिख दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक ना। जैसे आप लोग 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, बस वही वाला खेला है। ठीक ना। आप लोग जैसे कि 6 को आप लोग 2 × 2 + 2 लिख सकते हो, जैसे कि 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। तो सेम उसी तरह करके इसको लिखा गया है। ठीक ना। तो इस टाइप की संख्याएं क्या दिया हुआ है कि ये भाज्य है, ये तो पहले से प्रश्न बोल दिया गया है, लेकिन भाज्य क्यों है आपको ये बताना है। समझ में आ गया प्रश्न कि ये जो दो संख्या दी हुई ये भाज्य तो है, ऑटोमेटिकली आपको प्रश्न से पता चल रहा है, पर क्यों भाज्य है आपको यही बताना है। अब सबसे बड़ी लफड़े की बात यहाँ पे ये हो जाती है कि भाज्य आखिर होता क्या है। सो भाज्य संख्याएं किसे कहते सो, तो याद रखिएगा ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक के अलावा एटलीस्ट और कम से कम और एक संख्या से कटना चाहिए पूरी तरह, बाकी और कितने से भी कटे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। मतलब कम से कम वो एक और किसी संख्या से पूरी तरह से कटनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं दूं तो जैसे 4 का एग्जांपल ले लीजिए। 4 जो है ये एटलीस्ट और एक संख्या से कटता है, यानी खुद से और एक के अलावा। जैसे देखिए 4 जो है खुद 4 से कटता है, 4 जो है खुद 1 से भागा लग जाता है, और 4 जो है वो आपका 2 से भी भागा लगता है, यानी कि 4 क्या है, आपका एक भाज्य संख्या है। और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, जैसे 6 का ले लीजिए। 6 से कटता है, 6 1 से कटता है, 6 2 से कटता है, 6 जो है 3 से, इन सारी संख्या से पूरी तरह कटता है, तो वो क्या है, 6 एक भाज्य संख्या है। और बहुत सारे एग्जांपल है, 510 ले लीजिए, 512 ले लीजिए, 1008 ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, 1000 ले लीजिए। ऐसे कई सारे संख्या एग्जिस्ट करती है दुनिया में जो कि भाज्य संख्या, जिसको आप लोग कॉपी कलम में लिख के दर्शा नहीं सकते कि इतना भाज्य संख्या ऐसा लीजिए, ऐसा नहीं होता। ये सब इन्फिनिटी संख्याएं होती है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। अब बात रहा है कि भाई ये संख्या भाज्य, आपको तो पता है भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग, बस क्यों है आपको ये बताना है। तो सबसे पहली सोच आपको यहाँ पे ये होना चाहिए। देखिए मैं अभी आपको सोचने का आपको नजरिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोचेंगे। सबसे पहली बात तो ये संख्या भाज्य है आपका, ये तो पता है। तो भाज्य होने का क्या क्राइटेरिया था कि ये जो संख्या, भाई ये तो जाहिर सी बात है ये कोई एक संख्या होगा। ठीक ना। इसका जब आप लोग वैल्यू निकालिएगा गुणा करके जोड़ के, तो आपका कोई एक प्रॉपर वैल्यू आएगा। तो वो जो प्रॉपर वैल्यू आएगा, वो वैल्यू इसको तो पूरी तरह से काटेगा ही, यानी कोई भी संख्या खुद को तो काटता है ही, साथ ही साथ ये जो ये 1 से तो भागा लगेगा ही। दुनिया का कोई भी संख्या 1 से भागा लगता है। ठीक। अब बात रहा भाई कि ये 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, साथ ही साथ ये जरूर कुछ ना कुछ और दूसरी संख्या से कटता होगा, तभी ने इसको भाज्य बोला है। बस आपको समझ में आ गया। आपको बस इतना ही सोचना था आपको। जो संख्या से ये कटेगा एक को और खुद को छोड़ने के बाद, जो दूसरी संख्या से ये कट रहा है वही संख्या तो आपको दिखा देना है कि इस संख्या से कट रहा है। अगर आपने दिखा दिया तो जाहिर सी बात है भाई कि ये भाज्य हो गया, क्योंकि खुद से तो ऑटोमेटिकली कट रहा है, 1 से तो कट ही रहा है। कोई भी संख्या कटता है खुद से और 1 से, बाकी आपने क्या दिखा दिया कि ये और कोई दूसरी संख्या से कट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको वो संख्या तो दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये और दूसरी किससे कट रहा है, बस दिखा दीजिए तो आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब बात रहा भाई
आप लोग कैसे दिखाइएगा। तो उसके लिए मैं छोटा सा कुछ आपको यहाँ पे एक बचपन वाला रिकैप करा देता हूँ। आप लोग को बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा मैथ को डीपली समझने का ट्राई करते होंगे, उनको समझ में आता होगा, उनको पता होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कैसे पूरी तरह कटता है, अगर कटता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। मेरा समझने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप लोग। जैसे कि मैं बोलूँ कि 4 जो है 2 को, जो 4 है वो 2 का पढ़ा में पूरी तरह कटता है, या फिर ये बोलो कि 4 जो है 2 से पूरी तरह कटता है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग सीधा भागा देके देख लीजिए। 2 1 के 2, 2 2 4, तो आपका क्या आ जाएगा, 2/1 आएगा, यानी कि 2 आएगा आपके पास वैल्यू, ठीक। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आपका जो 2 का पढ़ा अगर आप लोग 2 बार पढ़िएगा तो 4 आएगा। यानी सीधा सीधी यूं बोलूं कि आप लोग जब भी 2 भागा देते हो और भागा देने के बाद आपके पास एक कोई पूर्णांक मिले, या फिर यूं याद रखिएगा कोई गोटा गोटी वैल्यू मिले, तो जाहिर सी बात है जो आपका ये अंश है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक ना। तो जो अंश है वहां पे जो संख्या है और जो हर है उसमें ऐसा रिलेशन होता है कि जो हर वाली संख्या होती है वो अंश वाली संख्या को पूरी तरह से काट देती है। या फिर यूं समझ लीजिए कि जो आपके पास हर वाली संख्या है उसके पहाड़ा में अंश वाली संख्या होती है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। आपको समझ में आ गया। कोई भी संख्या अगर कटता है तो, और कटने के बाद आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक पूर्णांक आना चाहिए, गोटा गोटी संख्या आना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आना चाहिए कि सर ने बोला यहाँ पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो 3 तरह की वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वाली, एक पॉजिटिव वाली और एक जीरो। तो क्या यहाँ पे माइनस वाली संख्या भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है? हाँ, एकदम आ सकती है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप लोग 0/4 कीजिए, 0/1000 कीजिए, कोई भी एनीथिंग कर दीजिए 0 में, ठीक ना। तो देखिएगा इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो आया ना जी, ये 0 आ गया है, ये प्लस वाली संख्या आ गया। अब बचा नेगेटिव वाली संख्या। नेगेटिव वाली भी आ सकता है, थोड़ा देखिए। जैसे -6 को 2 से भागा दीजिए, देखिएगा माइनस का 3 आएगा। ये सब गोटा गोटी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक में सारे गोटा गोटी वैल्यू ही आती है। बस अंतर इतना है कि माइनस वाली भी संख्या होती है उसमें, प्लस वाली भी होती है, और आपके पास जीरो भी होता है। तो सीधा सीधी बोलो तो जब भी आपको एंड में कोई पूर्णांक दिखे, भागा पूरी तरह से काट कूट के भागा देने के बाद, अब ऐसा नहीं कि भागा को आपने अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद आप लोग देख लो सर ये आ ही नहीं रहा, नहीं, इसको पूरा कीजिए भागा को। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे लिख दीजिए आप लोग 16 को आप लोग क्या कीजिएगा, 16 को मान लीजिए 4 से आप लोग भागा दे रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे डायरेक्ट 4 से काट देंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 8 16। अब ये 8/2 आ गया, आंसर हो गया। सर ये तो गोटा गोटी नहीं है। कैसे नहीं है बबुआ? फिर से ये कटेगा ना, देख सकते हो 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो क्या 4/1 आया, यानी कि 4 आया, जो कि 4 1 क्या पूर्णांक है। तो इस तरह करके आपको भागा को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। अगर पूर्णांक आ रहा है तो समझ लेना कि वो क्या, जो आपको भागा दिया हुआ है उसमें से ऐसा रिलेशन है कि जो आपके पास हर है वो अंश को पूरी तरह से काट देता है। बस यही रिलेशन आपको बताना था, और कुछ नहीं, रॉकेट साइंस कुछ नहीं, बस भाग को आपको पूरा करना है। पूरा करने के बाद आपको देखना है कि क्या वैल्यू गोटा गोटी में आ रहा है। क्या अगर आ रहा है तो यानी कि वो सही है भाई, वो भाग लगेगा। अब यदि अगर 3.5 आ रहा है, या फिर 3 बटे आपके पास मान लीजिए 3/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है, ऐसी संख्याएं आ रही है, तो समझ लीजिए कि वहां पे जो आपके पास हर है वो अंश को पूरी तरह से नहीं काटेगा, ठीक ना। समझ में आ गया आपके पास? तो ये छोटा सा हमको कॉन्सेप्ट आपको बताना था। अब आपको और एक छोटा सा चीज आपको बताना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस आपका हो जाएगा। आज का थोड़ा लेक्चर आप लोग थोड़ा समझने का ज्यादा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक ना। लिखना तो है ही भाई, जिंदगी भर तो आप लोग का छापने का काम ही है, पर अभी थोड़ा सीख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल था 4/2। 4/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 × 2 और अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, यहाँ पे जो 2 × 2 अपॉन 2 है और यहाँ पे जो 4/2 है, ये दोनों में अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ये थोड़ा आप लोग मुझे बताइएगा। अब भाई जो थोड़े अच्छे बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर थोड़ा दिखने में दूसरे टाइप का लग रहा है, ये सीधा सीधे लग रहा है, ये अंतर नहीं है। अगर अंदर में जाके देखोगे तो सेम चीज है। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अंश में है और यहाँ पे जो हर में है, ये जो हर है ये अंश को पूरी तरह काटता है। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ पे जो हर है वो अंश को पूरी तरह काटता है, सेम चीज है। बस कान को एक ऐसे करके पकड़ लिया गया, एक बार सीधा से पकड़ लिया गया, और कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। जब इस तरह के गुणा में लिखा होगा तब आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या भाज्य या अभाज्य है। सीधा सीधी लिखा रहेगा तो आप लोग काट कूट के देख लोगे कि लास्ट में भाई कोई पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, पर ऐसे रहा तो कैसे देखेगा। देखिए कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा चीज है, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जब 4/2 था तो डायरेक्ट आप लोग 2 के 2, 2 दूना 4 करते थे, 2 आंसर आ जाता था।
यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को जब भी ऊपर में कभी भी गुणा में नजर आए, सारी संख्या अगर गुणा में हो, एक भी याद रखिए गुणा के अलावा दूसरा कुछ साइन नहीं होना चाहिए, सारा गुणा में होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर सारा गुणा में है और नीचे में कोई एक ऐसी संख्या है जो ऊपर में जितने भी संख्या गुणा में है उसमें से कोई भी एक या दो संख्या को पूरी तरह काट रहा है, तो आप लोग उसको डायरेक्टली काट सकते हो, ठीक ना। जैसे कि ये दो पूरी तरह खल्लास हो जाएगा, तो देख सकते ऊपर में सिर्फ 2 बचा है, तो देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, भाई सेम ही चीज आएगा ना, ये और ये चीज तो खुद सेम है, तो भाई आंसर भी तो सेम ही आएगा ना। जैसे देखिए अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6 × 2 अपॉन का 6, बताइए नहीं ये भाज्य संख्या है, भाज्य मतलब का नहीं। अब मैं जब भी भाज्य बोलूंगा मतलब यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि जो आपके पास अंश है वो जो हर है, ये हर जो है अंश को पूरी तरह काट रहा है। जब भी मैं भाज्य बोलूंगा तो इसका मतलब ये समझिएगा, ठीक, दूसरा कुछ मत समझिएगा। तो क्या ये भाज्य है? जी हाँ है, 6 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, 7 × 2 × 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलिए 4 दे देता हूँ। तो बताइए ये क्या भाज्य संख्या है? एकदम है, ये 4 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 2 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 14 बचेगा। क्या एक पूर्णांक आया है? जी हाँ आया है, यहाँ भी देख सकते हो पूर्णांक आया है। अब मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 7 × 4 × 6 × 2 × 2 दे दूं तो पता नहीं क्या ये भाज्य संख्या है? थोड़ा काट के देखिए, देखो तो 2 2 4, यहाँ बचा 2 3 6, यानी क्या बचा ऊपर में 7 × 2 × 3 बचा और नीचे में 1 × 1 बचा। अब 1 × 1 तो 1 ही होता है, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है, 7 2 14, तो जो 42, 42 आएगा, 7 2 42, ठीक ना। तो देख सकते हो ये भी एक पूर्णांक आया है, तो समझ में आ गया आपको। अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, थोड़ा देखिए आप लोग, 7 × 7/2। अब बताइए ना क्या ये भाज्य संख्या है? आप थोड़ा सा दिमाग लगा बताइए। जी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो यहाँ से कट जाए। जैसे देख सकते हो 2 का पढ़ा में 7 नहीं आता है, नहीं यहाँ पे भी 7 है तो नहीं आता है। अब आप लोग चाहो तो इसको बड़ा करके भी लिख सकते हो, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हो, साथ ही साथ 49 लिख सकते हो। अब क्या ये भी कट रहा है? देखो ये भी नहीं कट रहा है। जब इसको आप लोग काटेगा ना तो आएगा 2 2 4, और 2 2 4 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या जाएगा 2 चौके 8.5, इस तरह का समथिंग में आएगा, ठीक ना, यही आएगा, ठीक ना, 24 हाँ यही आएगा। तो ये क्या आएगा 24.5/1, तो ये देख सकते हो 24.5 ही है। 24.5 क्या एक पूर्णांक है? नहीं है। तो इसलिए ऐसी संख्या अगर नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य बोलने का मतलब क्या है कि जो हर है वो अंश को नहीं काटेगा, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक ना। बाकी भाज्य ऐसे बोलना गलत है, ठीक ना। पर आपको समझ में आया ना, जब आप इस तरह गुणा करके लिखा होगा तो आप लोग पहचान लोगे ना, देखोगे काट के पूरी तरह से। नीचे में आपका क्या होता है, आप लोग एक चीज गौर करके देख सकते हो, आप जब भी कभी भी पूरे भाग को, आप लोग जब भी कोई भाग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तो नीचे में हमेशा 1 आता है। आप लोग गौर करके देख सकते हो हर में कंप्लीट करने के बाद। अब जब 1 आता है तब जो ऊपर में बचता है वही संख्या होता है, यानी कि आपको तब तक काटना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, और जैसे नीचे में 1 आ जाएगा तब आप लोग ऊपर वाला जो होगा उसका आंसर दे दीजिए, लिख दीजिएगा, और देखिएगा क्या वो पूर्णांक अगर है तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो जो आपके पास हर है वो अंश को पूरी तरह काटेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। अब 1 आपका तभी आएगा जब आप लोग पूरी अच्छे तरह से उसको काटोगे। अब ऐसा नहीं देख सकते 16 इस तरह काट के यहाँ पे 8/2 आंसर लिख दो, नहीं, उसको भी काट सकते हो आप लोग। तो आपको तब तक काटना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, और काटने के बाद देखना है क्या आंसर में पूर्णांक आ रहा है। अगर आ रहा है तो यानी कि जो आपके पास अंश है और जो हर है उसमें से जो हर होता है वो अंश को पूरी तरह काटता है। कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आएगा अल्टीमेटली मेरा क्या, आपको क्या कहने का मतलब था। सुन, अब आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहां तक हम लोग तो भाई आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, आप लोग तो समझ गए होंगे। अब बेसिकली हम लोग हल करेंगे तो वही चीज, कभी भी अगर आपको प्रश्न में अगर कुछ ऐसा डाटा दिखता है आपको, अगर आप लोग सीधा सीधी बोलो तो कोई अगर प्रश्न में अगर आप लोग दिया है लिख सकते हो तो जरूर लिखिएगा, उससे थोड़ा एग्जामिनर और आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो इसमें मैं लिख सकता था, दिया है पहली संख्या मैंने इसको मान लिया, दूसरी संख्या इसको मान लिया, पहली संख्या ये दिया हुआ है, दूसरी संख्या ये दिया हुआ है, बस इतना मुझे आता था तो मैंने कर दिया। आपको भी आएगा तो आप लोग कर सकते हो, अगर दिया है अगर आप लोग लिख सकते हो तो जरूर लिखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग पहले पहली संख्या को पकड़ के हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था ये भाई भाज्य तो है, ऑटोमेटिकली आपको पता है 1 से कटेगा, और ये जो संख्या होगा ये उससे तो कटेगा ही, साथ ही साथ कम से कम आपका और दूसरी संख्या से तो जरूर कटता होगा, तभी ना ये भाज्य है। तो किससे कट रहा है वही आपको फाइंड करना। तो कैसे कीजिएगा थोड़ा देखिए आप लोग। पहली संख्या आपके पास दिया हुआ उसको लिख दीजिए आप लोग। पहली संख्या आपके पास, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 7 × 11 × 13 + 13, ठीक ना, 13 + 13। अब यहां में से देख सकते हो
आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस को हटाने, आपको प्लस को हटाना पड़ेगा। कैसे, क्यों हटा रहे हैं, आपको धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी जैसा कर रहा हूँ ऐसा करते जाइए। देखिए यहाँ पे आपका 13 है, यहाँ पे 13 है, यानी कि कॉमन है, तो आप लोग 13 को कॉमन ले सकते हो। यहाँ से पूरे से आप लोग 13 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए। जब आप लोग 13 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7 एज इट इज, 11 एज इट इज, इंटू में 13 को हम लोगों ने उठा लिया, तो इसके जगह पे क्या बचा, 0 नहीं, 0 नहीं बचता है, 1 बचता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ 1 हो जाएगा। प्लस होने के बाद अब यहाँ पे भी 13 को जब मैंने उसके जगह से उठा लिया तो कितना बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 0 नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ठीक। बस ये तो हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, फिर से अब आगे सॉल्व करते जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 13 को एज इट इज रहने दीजिए। अब इनटू में इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग सबसे अब गुणा कीजिए तो फिर से वापस वही आ जाएगा, वैसे नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, देख सकते हो 7 इंटू 11 77 हो जाएगा, और इंटू 1 तो बात तो वही हुआ, यानी कि 77 प्लस का 1 बचा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 13 हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, ठीक ना, मतलब ब्रैकेट की जगह पे गुणा ही ना होता है तो मैंने गुणा लगा दिया। अब 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बस यहां पे आपको आके रुक जाना है। अब थोड़ा यहां पे आपको एक चीज दिमाग लगाना है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए। देखिए ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्या था आपके पास, ये जो संख्या था, इसको आप लोग आपस में गुणा करके और 13 जोड़ देंगे तो कोई एक संख्या आएगा आपके पास, कोई एक संख्या आएगी, ठीक। इसको भी जब आप लोग 13 और 78 को आपस में गुणा कर देगा तो कोई एक संख्या आएगा, और ये जो संख्या होगा इसी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसी से ना आया है, यानी कि ये संख्या बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जिस संख्या के बराबर होगा, 13 को 78 से गुणा कीजिए, वो जो होगा वो संख्या इसको तो काटेगा ही, यानी कि उसको अगर आप लोग इस संख्या से डिवाइड दे देते हो तो ये पूरी तरह से कटेगा। साथ ही साथ ये जो संख्या ये 1 से भी कटेगा। ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी संख्या खुद से और 1 से कटता ही कटता है, ठीक ना। अब लेकिन बात रहा, आप लोग यहाँ गौर करके देख सकते हो, यहाँ पे ये संख्या जो भी होगा भाई उससे तो कटेगा ही, उसको बात छोड़ दीजिए, 1 से कटेगा उसको भी छोड़ दीजिए। पर उसके अलावा भी अगर आप लोग इसको 13 से भागा दे दो तो देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13 इंटू 78 लिखा हुआ है, 13 से भागा दे दो तो ये 13 खल्लास हो जाएगा, यानी कि 78 बचेगा, गोटा गोटी पूर्णांक बचा। यानी कि ये जो संख्याएं है, या फिर सीधा सीधी बोलो तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा, आपकी 13 से भी कटेगा, ठीक ना। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 78 है आपके पास, तो क्या इसको 78 से भी भागा दे सकते हो, जी हाँ दे सकते हैं भाई। 78 से दे दीजिए तो देखिए यहाँ पे 13 बचेगा, 13 भी एक गोटा गोटी संख्या है, यानी कि ये जो संख्या होगा ये 13 78 से भी कटेगा। तो अब आपको क्या समझ में आया, दिमाग लगाइए। ये 1 से भी कट रहा है, आपको तो पता है भाई, एज इट इज, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, खुद से कटेगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ये 13 से भी कट रहा है और 78 से भी कट रहा है, यानी कि और दो संख्या से कटाना, यानी कि भाज्य प्रूफ हो गया। बस यही करना था। पर आप लोग चाहो तो इसको और देखिए, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। ये जो संख्या है 13 तो भाई एक अभाज्य संख्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 13 तो अभाज्य संख्या, ये तो किसी से कटेगा नहीं तो इसको भूल जाइए। लेकिन 78 तो भाज्य संख्या है ना, यानी कि आप लोग ये जो संख्या आपके पास है, या फिर यूं बोलो जो 13 इंटू 78 है, ये सिर्फ 13 और 78 से नहीं और भी कई संख्या से कटेगा। जैसे आप लोग 2 से दे सकते हो, 2 से काटिए, देखिएगा आपके पास क्या जाएगा, 2 3 का 6 और 2 9 18, 39 आ जाएगा। 39 इंटू 13 कीजिएगा तो एक कोई गोटा गोटी पूर्णांक आएगा, यानी कि ये संख्या 2 से भी कटेगा। अब उसी तरह 78 को आप लोग 2 से भी भागा दे सकते हो, 3 से भी दे सकते हो, 6 से भी दे सकते हो और 13 से भी दे सकते हो। तो 13 तो था भाई, तो 13 को भूल जाइए। तो यानी कि इसको और इसको आप लोग 2 से भी दे सकते हो 78 को, 3 से भी, 6 से भी, यानी सीधा सीधी बोलूं तो ये संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, साथ ही साथ 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। देख सकते हो 1 2 3 4 5, एक और खुद के अलावा ये और 5 संख्या से कट रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। वैसे तो हम लोग को इसकी जरूरत नहीं थी, पर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली 13 और 78 लिख के बना सकते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि मुझे जो बताना था आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यहां तक करने के बाद आपको स्टॉप हो जाना है और यहाँ पे लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया, सेम चीज वही मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, कोई बात बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ 13 इंटू 78 संख्या 13, 78, 2, 3 और 6 से भाज्य है, वही चीज बताया मैंने, ठीक ना। जो ये संख्या इससे भाज्य होता है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि जो संख्या आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 है, भाई बात तो सही है ना, ये संख्या इसी से ना आया, यानी कि ये संख्या भाज्य, यानी कि ये भी भाज्य होगा कि 2 से अधिक भाजक है।
अब भाई दो तो भाज्य आपका अभाज्य संख्या का भी होता है, एक खुद और वो एक, ठीक ना। दो तो सभी संख्या का होता है, लेकिन जिसका दो से ज्यादा होता है वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो आप लोग देख सकते हो इसका दो से ज्यादा है, तो मैंने वही लिख दिया, बस छोटा सा मैंने स्मॉल करके लिखा हुआ, वैसा नहीं लिखा हुआ है कि इसका ये संख्या खुद से और एक के अलावा इससे कट रहा है, उतना लंबा नहीं लिखा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि के दो से अधिक भाजक है। समझ में आ गया ना, दो तो सबका होता है, खुद और एक, ठीक ना, लेकिन उससे ज्यादा जिसका होगा वो भाज्य होगा, सीधा सा बात है, कॉन्सेप्ट है। तो मैंने उसको सिर्फ छोटा करके लिख दिया कि के दो से अधिक भाजक है, ठीक ना। अब यहाँ भाई आपको तो चीज तो पता चल गया कि उससे दो से अधिक भाजक यानी कि क्या होगा, वो भाज्य संख्या, वही लिख दिया मैंने। अतः संख्या 7 × 11 × 13 प्लस का 13 एक भाज्य संख्या है। इस तरह करके आपको इस प्रश्न को बनाना होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए जो दूसरा संख्या उसको हम लोग लेके बना लेते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ जरूर ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। हाँ चलिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बस इसी को एडिट कर देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे मैं पहली संख्या की जगह पर मैं दूसरी संख्या लिख देता हूँ। आप लोग पहली संख्या को पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ये वाला बनाएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आपके पास क्या है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए आपके पास दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, इस टोटल से आपका 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो आप लोग 5 को कॉमन ले लीजिए। 7 × 6 × 5 की जगह पे 1 बचेगा, × 4 × 3 × का 2 × का 1 और प्लस का यहाँ पे बचेगा 1, ठीक ना। ये संख्या हो गया। अब 5 का 5 रहने दीजिए आप लोग, ठीक ना। अब इनटू में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा इन सबको जब आपस में ऐड कीजिएगा तो आपके पास 1008 आएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हो, प्लस का 1, ठीक ना। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको मैं ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ और 1008 और प्लस 1 यानी कि 1009 आपके पास आ गया। अब आप लोग देख सकते हो सेम वही हालत, ये जो संख्या ये होगा भाई उससे तो कटेगा, 1 से कटेगा, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो ये 5 से भी कट रहा है और 1009 से भी कट रहा है। अब 1009 को भाई ये सब लोग काट के देख लीजिए, कटे या ना कटे भाई, हो सकता है इसका और अभाज्य गुणन करना हो, ये हो सकता है कि एक अभाज्य संख्या, पर हमसे उससे क्या मतलब, छोड़ दीजिए। बस आपको पता चल गया ना कि एक और ये खुद के अलावा ये और कम से कम 2 संख्या से कट रहा है, 5 से और इतना से, बस उतने आपको दिखाना था। तो आप लोग लिख दीजिएगा, इतना भी लिखेगा तो चलेगा। इसीलिए यहाँ 5 × 1009 संख्या क्या क्या है आपके पास, आप लोग लिख दीजिए। संख्या आपके पास है 5 × यहाँ पे आप लोग 1 को भी लिख सकते हो, लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। 1 × 1000 1 × 5 में 1009 से भाज्य है, यानी संख्या जो आपके पास यहाँ पे था उसको लिख दीजिए। यहाँ पे था आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5 के 2 से अधिक भाजक हैं। अतः संख्या 7 × अब यहाँ पे जो था उसको लिख दीजिए। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। बस इस तरह करके आपको इस प्रश्न को बनाना था। अब आपको समझ में आया कि मैंने कॉमन क्यों लिया। कॉमन इसलिए लिया क्योंकि आप लोग को यहाँ पे गुणा में आपको बदलना था, ठीक ना, ताकि आप लोग बटे में करके भागा दे सको। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो प्लस का साइन था इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन लिया और आगे वाला संख्या में जो भी था, क्या था, थोड़ा शायद जो भी था वो मैंने कॉमन लिया इसी कारण से, ताकि यहाँ पे आपका गुणा बन जाए। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी छोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न पर आते हैं, वो कि 7 नंबर का प्रश्न, ठीक। चलिए हम लोग 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक मैदान है खेल का, उसके चारों ओर एक रास्ता है, ठीक ना, और वो रास्ता किस आकार का है, एक वृत्त के आकार का है, बस यही बोला है, ठीक ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सबसे पहले ये समझिए कि एक चक्कर का मतलब क्या होता है। एक चक्कर का मतलब होता है कि जो ये रास्ता, इसमें से कोई भी एक स्थान से अगर आप लोग चलना शुरू करो और वापस उसी स्थान पर आ जाओ आप लोग, तो वो क्या होता है, एक चक्कर कहलाता है। तो उसी तरह एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है रवि को। यहाँ दिया हुआ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। इससे आपको क्या समझ में आया कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। यानी कहीं ना कहीं जो रवि वो थोड़ा स्पीड दौड़ रहा होगा, तभी ना उसको 12 मिनट लग रहा है, जबकि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। 6 मिनट का डिफरेंस है। साथ ही साथ आप लोग यूं सोचिए, अगर वो दोनों मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू करे, ठीक ना, दौड़ना मान लीजिए इधर दौड़ना शुरू किया, तो जब रवि एक चक्कर लगा लेगा तो
चूंकि रवि थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है तो वो जल्दी एक चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया जो होगी वो कहीं ना कहीं इधर ही कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगी, यानी उसका एक चक्कर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा स्लो दौड़ रही है। समझ में आ गया आपके पास? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? जी हाँ। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। मान लीजिए वो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे? यानी प्रश्न में टाइम निकालने को बोल रहा है। कौन सा टाइम? कि वो कितने समय बाद मीट करेंगे। उससे पहले जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, इसका मतलब समझिए ये बहुत ही डीपली सेंटेंस है, यहीं पे सारा प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। प्रश्न के अकॉर्डिंग सोनिया और जो रवि है वो कोई एक ही स्थान पर खड़े हैं भाई, ठीक ना, और इसी स्थान से कोई एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं। अब आपके पास दो डायरेक्शन है, या तो चाहे आप लोग इधर इधर दौड़ा दो उन दोनों को, या तो चाहे इधर दौड़ा दो, आपकी मर्जी। चलिए हम लोग उधर दौड़ा देते हैं, ठीक ना। तो वो दोनों क्या कर रहा है, एक ही स्थान पर खड़ा है और वो दोनों जो है एक ही जगह एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया भाई। चलो ठीक है, और एक ही समय पे, ऐसा नहीं कि रवि पहले दौड़ लिया उसके बाद सोनिया दौड़ी, इसी साथ में दौड़ना शुरू किया, एक ही जगह पे उन लोग खड़ा था, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया। प्रश्न में पूछा है भाई कब वो कितने समय बाद वो वापस से जहां पे दौड़ा है वहीं पे आके मीट करेगा। थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा, इसको विजुअलाइज कीजिए आप लोग, ठीक ना। आप लोग मान लीजिए एक सोनिया, एक को आप समझ लीजिए, यूं दिमाग में सोचिए जो रवि है वो थोड़ा स्पीड दौड़ रहा है, ठीक है भाई, तो वो जल्दी चक्कर कंप्लीट करेगा, लेकिन सोनिया उससे थोड़ा स्लो दौड़ेगी, ठीक ना। तो समझिए ये बात, थोड़ा ध्यान से देखिए। रवि जब एक चक्कर लगाएगा तब मान लीजिए कि जो आपके पास सोनिया यहाँ पे कहीं पे होगी, क्योंकि वो स्लो दौड़ रही है। रवि जब दूसरा चक्कर लगा लेगा तब मान लीजिए कि सोनिया कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। रवि जब तीसरा चक्कर लगा लेगा तब सोनिया कहीं यहाँ पर होगी। मतलब वो जितना चक्कर लगाते जाएगा रवि, वो कहीं ना कहीं सोनिया और धीरे धीरे उससे पीछे छूटते जाएगी। क्यों? क्योंकि रवि जो थोड़ा स्पीड दौड़ रहा है, इसलिए। समझ में आएगा आपके पास? तो यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि सोनिया इतना पीछे हो जाएगी रवि से कि वापस से जहां पे वो जिस पॉइंट पे वो उन लोग शुरू किया था उसी पॉइंट पे आके मिलेगी। अब बस यहाँ पे आके रुक जाना है और यहीं पे उनका दौड़ कंप्लीट होता है और उनको वहीं पे रोक देना है और देखना है कि उनको कितना समय लगा। समझ में आएगा आपके पास? अब यहाँ पे एक चीज बताइए, रवि सोनिया तो एक समय पे एक डायरेक्शन में एक ही तरफ दौड़ना शुरू किया है भाई, एक ही जगह से, और उन लोग रुकेंगे भी एक ही टाइम पे। कब टाइम पे? जब उन लोग एक जगह पे मीट कर जाएंगे, यानी कि उनका दौड़ने का समय और मीट करने का समय, मिलने का समय एक ही है। यानी कि सोनिया जितना समय दौड़ेगा उतना समय रवि भी दौड़ेगा। अगर सोनिया 35 मिनट दौड़ी है तो रवि भी 35 ही मिनट दौड़ेगा। बस अंतर इतना होगा कि रवि थोड़ा ज्यादा चक्कर लगा लेगा लेकिन सोनिया थोड़ा कम चक्कर लगाएगा, क्योंकि रवि थोड़ा स्पीड दौड़ रहा है, सोनिया थोड़ा स्लो दौड़ रही है। समझ में आएगा आपके पास? जी हाँ, यही चीज प्रश्न में बोला है कि एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही जगह पर एक ही तरफ दौड़ना शुरू करे और कब वो आपस में आकर फिर वही मिलेगा, आपको वही फाइंड करना कितने समय बाद। तो यानी कि समय पूछा है। अब भाई आपको ये चीज देख के क्या समझ में आया कि भाई एक ही जगह पे एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में वो चलना शुरू किया, यानी कि और वो आपस में मिल भी रहा है वहीं पे, यानी कि समय कहीं ना कहीं दोनों के लिए समान है, ठीक ना। उसको भी 32 मिनट लगेगा, हो सकता है कि अगर 32 मिनट लग रहा है उन लोगों को तो उसको भी 32 मिनट लगेगा और इसको भी 32 मिनट लगेगा। और बस अंतर इतना होगा कि रवि जो थोड़ा ज्यादा चक्कर लगा लेगा, सोनिया थोड़ा कम चक्कर लगा लेगा। मैंने दो बार रिपीट कर दिया क्योंकि ये जो टाइम वाला फेरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चल के इसी का हम लोग काम करेंगे, ठीक ना, कि दोनों के लिए टाइम सेम है। ये चीज आपको समझ में आ गया? अब थोड़ा प्रश्न में आइए। बस मैंने वही लिख दिया है कि सोनिया दिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अब भाई जाहिर सी बात है कि रवि थोड़ा ज्यादा चक्कर लगाएगा, सोनिया थोड़ा कम चक्कर लगाएगा। थोड़ा लाइट हमारा अप डाउन कर रहा है तो आप लोग थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो रवि थोड़ा ज्यादा चक्कर लगाएगा, सोनिया थोड़ा कम चक्कर लगाएगा। तो यही मैंने लिख दिया कि सोनिया एक्स चक्कर लगाने में लिख दिया कि सोनिया एक्स चक्कर लगाने के बाद रवि से मिलती है। मान लीजिए कि जो सोनिया है वो एक्स चक्कर लगाती है और रवि से वो जाके मिल जाती है, ये आप लोग मान लीजिए। तो मैंने वही अपने लिख दिया हुआ है। अब भाई जब सोनिया एक चक्कर लगा लेती है तब उसको समय कितना लगा एक चक्कर लगाने में, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए आप लोग सोच लीजिए कि आप सोनिया हो, आपको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, तो बताइए 2 चक्कर लगाने में आपको कितना समय लगेगा? 18 दूना 36 मिनट।
3 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 54 मिनट। यानी सीधा सीधी बोलो तो जितना समय एक चक्कर लगाने में लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए चक्कर से, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो उसीलिए जो सोनिया अगर एक चक्कर लगाने के बाद अगर रवि से मीट कर जाती है तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 18 इंटू में एक्स, यानी कि 18x। समझ में आ गया आपके पास। अब दूसरी बात भाई, अब दोनों तो भाई सेम चक्कर लगाएगा नहीं, दोनों तो अलग अलग चक्कर लगाएगा, तो इसीलिए हमने रवि के लिए एक अलग से सेपरेट सेंटेंस बनाया हुआ है। रवि y चक्कर लगाने के बाद सोनिया से मिलता है। चलो भाई ठीक है, तो रवि को y चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, सेम वही 12 इंटू वाई, क्योंकि 12 चक्कर है, 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, तो y चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 12 इंटू वाई। तो मैंने बस वहीं पे लिख दिया हुआ है 12 इंटू वाई, यानी कि 12y। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रश्न के अनुसार जैसे कि मैंने बताया था उन दोनों के लिए टाइम सेम है, क्योंकि उन लोग समय दौड़ना शुरू एक साथ किया था और खत्म भी उन लोग का सेम ही हो, सेम ही टाइम पर होगा, यानी दोनों का समय सेम होगा। तो इसीलिए ये जो सोनिया को समय लगा है 18x का और ये जो रवि को समय लगा है 12y का आपस में मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये 18x जो है ये 12y के बराबर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि जो इसको समय लगा है सेम उसको भी समय लगा है, बस अंतर इतना होगा कि x और y चेंज होगा, यानी कि जो चक्कर की संख्या है, जो x जो चक्कर है और जो y जो चक्कर था आपके पास, ये अलग अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे x और y क्या चक्करों की संख्या है, बस अंतर इतना होगा कि y जो होगा थोड़ा ज्यादा होगा और x थोड़ा कम होगा। समझ में आ गया पास, क्योंकि y जो है वो रवि का चक्कर है और x जो है वो सोनिया का चक्कर है, और y थोड़ा स्पीड दौड़ा, यानी कि रवि y थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि रवि थोड़ा स्पीड दौड़ा, इसीलिए यानी y में जो होगा चेंजेस होगा। बाकी जो भी होगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, जैसे कि 12y को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जब आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा, तो जो इसका y को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो आपके पास इसका कोई एक पर्टिकुलर जरूर वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू होगा, ये मान लीजिए वॉट हीटिंग कोई एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू कहीं ना कहीं 18x के बराबर होगा कि नहीं, एकदम होगा। क्यों, क्योंकि 18x और 12y आपस में बराबर है। अब जब आपस में बराबर है, यानी कि अगर आपको किसी तरह से y का वैल्यू पता चल जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, y का वैल्यू से 18 को गुणा कर दीजिए, 12 को गुणा कर दीजिएगा, 18 को नहीं 12 को, तो आपके पास एक वैल्यू आएगा और यही वैल्यू कहीं ना कहीं 18x के बराबर भी होगा। या फिर दूसरी तरफ से देखो, किसी तरह से x का वैल्यू पता चल जाए तो आपके पास 18x का वैल्यू आ जाएगा, और जो 18x का वैल्यू आएगा वही वैल्यू 12y का होगा। क्यों, क्योंकि 18x और 12y आपस में सेम है, इसीलिए। तो सारा खेला इस वर्ड का है, इस पता नहीं इसी का है। तो ये अगर ये पता चल जाए, या सीधा सीधी बोलो, जो भी संख्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही समय उसको पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलने में जो समय लगेगा वही समय होगा। यानी सीधा सीधी बोलो तो जो आंसर होगा वो वही होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। अब आप लोग बताइए, आप लोग थोड़ा दिमाग में सोचिए, तो आखिर भाई कौन सा ऐसा संख्या जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो आप लोग देख सकते हो, एक आपके पास 36 है, 36 है, ठीक ना। जैसे तो 12 3 36, अगर 36 रखते हो तो यहाँ पे y का वैल्यू जो आएगा 3 आ जाएगा और x का वैल्यू 2 आएगा। तो आप लोग देख सकते हो 12 3 36, 18 2 36, तो यानी 36 इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि 36 मिनट लगेगा उनको आपस में मिलने में। अब क्या 36 ही एक आंसर है, और आंसर नहीं हो सकता है, और भी आंसर हो सकता है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग चाहोगे तो इसको और कई सारे आंसर ला सकते हो। 12 36, 12 25 60, 12 चौक 72, 36 चौक, हाँ एक 72 ले लीजिए, ठीक। 72 भी एक ऐसा संख्या है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। देख सकते हो 12 12 24 36 12 12 65 12 चौक 72, 6 टाइम में अगर 72 आप लोग लेते हो तो यहाँ पे y का वैल्यू 6 आएगा, जबकि जो आपके पास x का वैल्यू है 12 18 36 72 यानी 4 आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा। तो जब आप लोग 72 रखते हो तो इसमें x का वैल्यू 4 आता है और y का वैल्यू 6 आता है। जब 36 रखते हैं तो y का वैल्यू आपके पास 3 आता है, x का वैल्यू आपके पास 2 आता है, और इस तरह करके अनगिनत संख्याएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। लेकिन आपके पास आंसर कोई एक ही होगा, और वो कौन सा एक आंसर होगा थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक। प्रश्न में कहा क्या वह कितने समय बाद वह पुनः उस स्थान पर मिलेगा, यानी कि देखिए वो दोनों जब दौड़ना शुरू किया है, ठीक है भाई, कुछ समय बाद आपस में आकर मीट करेगा। अगर मीट करने के बाद वो फिर से दौड़ना प्रारंभ करे तो वो आपस मिलेगा, ठीक ना। अगर वो दौड़ते रहे तो वो हर समय कुछ ना कुछ देर बाद मिलते रहेगा, यानी कि
कई सारी संख्याएं ऐसी आएंगी जिस जगह पे वो आपस में मिलेगी, यानी कि इस इक्वेशन का कई सारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमको सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन? जब पहली बार वो लोग मीट किया है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पूछा कि वह पुनः कब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वह ऐसा नहीं पूछा कि वो दूसरी बार कब मिलेंगे या तीसरी बार कब मिलेंगे, वो डायरेक्ट पूछा कि कब वो मिलेंगे। मिलेंगे का मतलब पहली बार कब मिलेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये कहना है। यानी कि घूमते घूमते कब वो मिल जाए भाई, वही आपको बता देना है। अब वहीं पे गेम को स्टॉप कर देना है। ऐसा नहीं कि मिल गया, ठीक है भाई, फिर से दौड़ा दिया, फिर मिल गया, फिर से दौड़ा दिया, फिर मिल गया। ऐसा होते रहेगा, अनगिनत बात होते रहेगा। लेकिन आपको आंसर वही चाहिए जो पहली बार मिला है। समझ में आया आपके पास? ऐसा नहीं करना है कि सबका लिख देना है, एक 36 आंसर होगा, एक 72 आंसर होगा, इस तरह का और भी कई सारे आंसर होगा, उसको लिखना नहीं है आपको। बस जो पहली बार मीट किया उसी को आंसर को लिखना है, क्योंकि प्रश्न वही पूछा है। ऐसा नहीं पूछा है कि दूसरी बार कब मीट किया वो बताइए, तीसरी बार मीट किया क्या, ऐसा नहीं पूछा है, ठीक ना। तो सीधा सीधी बोलो तो पहली बार जो मीट किया है वही आपको बताना है। अब यहाँ पे मैंने इतना फोर्स से क्यों समझाया आपको, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मेन कॉन्सेप्ट आने वाला है। यानी जो पहली बार मीट करेगा वो एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं? एकदम। अब उसके बाद 72 आता है। 72 जो होगा वो दूसरा एक ऐसा संख्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा। उसी तरह और भी कई सारा संख्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा। लेकिन हमें मतलब उस संख्या से जो सबसे छोटा है, यानी इस 36 से मतलब है हमें, और बाकी 72 वगैरह से और मतलब नहीं है। यानी इस 36 से संख्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का सवाल आएगा, सर आप तो सोच लिए भाई, चलो ठीक है 36, हम लोग कैसे सोच के बनाएंगे इसको? तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये वाला एग्जाम में लिखना भी नहीं है। हाँ समझ में गया ना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब ये 36 आया कहाँ से, थोड़ा इस पर गौर डालिए, ठीक, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए 36 जो है ये जो है ये 18 और 12 का गुणज है। देखिए ध्यान से एकदम, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। यानी जब आप लोग x का वैल्यू रखते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोग 18 का पहाड़ा पढ़ रहे हो। जैसे देखिए x का वैल्यू 1 तो 18 1 18, 2 तो 18 2 36, 3 18 4 54, यानी कि आप लोग 18 का पहाड़ा पढ़ रहे हो। और उसी तरह यहाँ पे देखिए 12 इंटू वाई, यहाँ आप लोग 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, यानी 12 का ये गुणज होगा। यानी कि सीधा सीधी बोलूं तो ये जो 36 आया है, ये जो आपके पास वर्ड संख्या है, ये कहीं ना कहीं 12 y से आया हुआ है, या फिर आप लोग बोलिए 18 x से आया, जिससे भी बोलिए भाई सेम हुआ, क्योंकि ये इसके लिए भी होगा इसके लिए भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है ये कहीं ना कहीं 12 के पहाड़ा में आता है और कहीं ना कहीं 18 के पहाड़ा में आता है। या दूसरे भाषा में मैं बोलूं तो ये जो संख्या है जो आपके पास आंसर होगा, वो संख्या जो है वो 18 और 12 जो है वो उस संख्या का जो है गुणनखंड होगा। समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ में आ गया आपको कि ये जो संख्या होगा इस संख्या का गुणनखंड 18 और 12 होगा। इसे समझ में आ गया आपके पास? तो अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने बोला इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड तो बहुत सारे संख्याएं करेंगे, और वो प्रत्येक संख्या एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे वो आपस में मीट करेंगे। लेकिन हमें बस उससे मतलब है जब आप लोग पहली बार उनको मीट कराओगे, यानी पहली बार जब मीट करेगा उन लोग, उस टाइम से मतलब है। यानी कि सीधा सीधी बोलूं तो वह सबसे छोटा संख्या आपको लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब थोड़ा सा आप लोग इस ऊपर में ध्यान दीजिए, जो मैंने एलसीएम लिखकर यहाँ पे लिखा हुआ, तब से आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या सर भूल के लिख दिए क्या? नहीं, ध्यान से रखिए, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कटती है। यानी आपको एक ऐसी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी होती है जो दी गई संख्या से पूरी तरह से कटे। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, ये मैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक। जैसे कि मैं 12 और 18 का अगर आपसे एलसीएम पूछूं तो देखिएगा 36 आएगा, और ये 36 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 12 से भी पूरी तरह कटती है और 18 से भी पूरी तरह कटती है। और आप लोग देख सकते हो 36 से अगर छोटी संख्या लोगे, अगर आप लोग 35 34 33 32 लोगे, तो वो जो होगा एक भी ऐसा संख्या नहीं आएगा जो आपका 12 और 18 को पूरी तरह से काटे। हाँ, नेगेटिव में मत ले लीजिएगा, ठीक। तो बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट जो -36 ले लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक। तो ये जो 36 है ये सबसे छोटा संख्या जो इन दोनों को पूरी तरह से, माने इन दोनों से पूरी तरह से कटती है। तो यही एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। अब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देखिए ना, क्या बैठ रहा है, एकदम बैठ रहा है, ठीक ना। ये आप लोग देख सकते हो 18 और 12 का गुणनखंड होगा, मतलब ये जो संख्या ये 18 और 12 का जो है, मतलब ये जो संख्या ये 18 और 12 जो है इसका गुणनखंड होगा।
या फिर यूं बोलिए जो दी गई संख्याएं हैं उसका सबसे छोटा संख्या आपको ज्ञात करना है, जो छोटा संख्या इन दोनों को पूरी तरह से काटे। तो आपको यहाँ रिलेट करके पा रहे, आप लोग रिलेट कर पा रहे। इस इक्वेशन का आपको वह सॉल्यूशन चाहिए जो आपको सबसे छोटा हो, ठीक है भाई। और वो जो छोटा संख्या आएगा वो 18 और जो 12 है वो उससे पूरी तरह से कटेगा। एक तो सबसे पहले सबसे छोटा होगा और इससे पूरी तरह से कटेगा। यहाँ देखिए छोटा होगा और उससे पूरी तरह से कटेगा दी हुई संख्या से। फिर से देखिए सबसे छोटा होगा और इनसे पूरी तरह से कटेगा, छोटा होगा इनसे पूरी तरह से कटेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको प्रश्न में 18 और 12 जो आपको टाइम दिया हुआ है इसका सीधा सीधी में एलसीएम पूछ रहा है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस हमको इतना ही बताना था कि इस टाइप के प्रश्न में आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना था। आई होप कि मैंने जो इतना रामायण महाभारत सुनाया आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट इस प्रश्न का, समझ में आया आपके पास। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को सोचना पड़ता है। अब क्या आप अपने से कर सकते हो ना, बस एलसीएम निकाल दीजिए। 18 और 12 का एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, मैं पिछले कई सारे क्लास से यही बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, वही लिख दीजिए 18 का अभाज्य गुणनखंड ये है और 12 का ये है। जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए और जो कॉमन है उसको भी डाल दीजिए। आपका एलसीएम होता है, आपको पता ही होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अतः 36 मिनट लगेंगे उनको पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलने से, क्योंकि एलसीएम को सबको गुणा कीजिए देखिएगा 36 आएगा और यही एलसीएम तो हमारा आंसर है ना। तो इसीलिए उनको वापस से उसी जगह पे आने के लिए हमको 36 मिनट लगेगा।